बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी काम वाली शबाना का ताल्लुक़ मुल्तान से था। शबाना की उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसमें हमारे ख़ानदान की बहुत खिदमत की थी। शबाना जब भी हमारे घर में आती सब उसे इज़्ज़त से ही पेश आते थे, क्योंकि मेरी वालदा मरहूमा जब तकरीबन बिस्तर मर्ग पर थीं तब शबाना ने उनकी बहुत खिदमत की थी। इसी वजह से हम शबाना को सिर्फ़ एक काम वाली नहीं समझते थे, बल्कि हम उसकी इज़्ज़त घर के किसी फ़र्द की तरह ही करते थे। शबाना को भी अपनी अहमियत का अंदाज़ा अब तकरीबन हो चुका था, इसलिए शबाना हमसे यूँ बातें करती थी जैसे कोई अपने ख़ानदान या घर में किया करता है। शबाना अक्सर मिठाई भी लाती और कहती कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार की मंगनी हुई है, फ़लाँ की शादी हुई है। मैं एक स्कूल प्रिंसिपल थी। मेरी शादी नहीं हुई थी जबकि मेरी उम्र 50 साल के दरमियान थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रह चुकी थी, लेकिन अब चूँकि मेरी रिटायरमेंट करीब थी, मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता था। एक दिन शबाना मेरे पास आई तो मैंने उसे यूं ही मजाक में कहा कि शबाना, किसी दिन मुझे भी अपने घर ले चलो, मैं भी तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है कि मुझे अपने गांव लेकर जाओ। शबाना तो जैसे मेरे कहने पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कहने लगी, बाजी ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगले महीने मेरी बड़ी बेटी की शादी है, आप चलिएगा ज़रूर। अगर आप चलना चाहती हैं तो मैं अपनी इस्तात के मुताबिक आपकी पूरी पूरी खिदमत करूँगी, आपका ख्याल रखूँगी, आपको वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। आप एक बार चलिए तो सही, बल्कि हामी तो भरिए, मैं ट्रेन का किराया भी खुद दे दूँगी। शबाना की इतनी जल्दबाजी पर और इतने जज्बाती होने पर मुझे हंसी आ गई। अरे शबाना, तुम्हें किराया देने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो जाहिर है तुम्हारा किराया भी मैं ही दूँगी। तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो, बस तुम ये सोचो तुम्हारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा तोहफ़ा भी लेना पड़ेगा। नहीं नहीं बाजी, इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को पैसों की या तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है। बस आप चलिएंगी तो यही उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए काफ़ी है कि इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल उसकी शादी में आई है। आपको तो पता है गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे ओहदेदार होते हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मिलने वाले हैं, उनसे भी अभी मुश्किल से बात हुई है। मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजना चाहती हूँ। आप अगर चलेंगी तो मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई होगी, आप ज़रूर चलिएगा। शबाना तो मेरे आगे पीछे फिरने लगी। उसे यकीन था कि मैं चलूँगी तो ज़रूर सब लोग उसकी वाह वाह करेंगे, कहेंगे कि तुम तो शहर से अपनी बाजी, अपनी मालकन को लेकर आई हो। शबाना खुश थी। मैंने भी अगले महीने जाने का मंसूबा बना लिया। मैंने स्कूल से कुछ बच्चे भी साथ लिए, वो भी साथ जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी गांव के रस्म व रिवाज, शादियाँ और दीगर तकरीबात नहीं देखी थीं। वो लोग भी चाहते थे कि गांव में जाकर एक बार देखें कि आखिर वहाँ शादियाँ कैसे होती हैं और लोग कैसे रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि 2-3 लोगों को मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। मेरे स्कूल से 2 लड़कियाँ और एक लड़का मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगले महीने शबाना की बेटी की शादी थी। मैंने भी तैयारी बांधी और हम लोग ट्रेन में आकर बैठ गए। वो सफ़र बड़ा ही खुशगवार रहा था। शबाना सारे रास्ते हमें गांव के रस्म रिवाज और किस्सों के बारे में बताती रही और हम ये तो नहीं जानते थे कि वहाँ जाकर इतना भयानक किस्सा और देखने को मिलेगा कि हम अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। खैर शबाना का घर आ गया। शबाना ने एक रिक्शे में हमें बुला रखा था, जिस पर वो बिठाकर वो अपने घर तक हमें ले आई। मैंने देखा शबाना का घर सजा सजाया था, उसे बहुत सलीके से साफ सुथरा किया गया था। घर अगरचे कच्चा पक्का था, मगर उसकी सफाई, नफासत और सजावट देखकर लग रहा था कि यहाँ रहने वालों का ज़ौक़ अच्छा है। हम लोगों ने वहाँ पर 2-3 रातें गुजारनी थीं। शबाना ने मुझसे कहा कि आप इन लड़कियों के साथ एक कमरे में रहें, जबकि लड़का मर्दों के साथ रहेगा। शबाना के घर की सजावट देखकर मैं समझ गई कि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती है। शबाना, तुमने मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलवाया। वो जी मेरी बेटी नापाक होने गई है, रस्म है यहाँ की, तो शाम को आएगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि अगली रात उसे फिर जाना होगा ना। इतना कहकर शबाना वहाँ से चली गई। शायद उसे बहुत जल्दी थी, वो घर के कुछ काम कर रही थी। इसी सब में मसरूफ़ थी। मैंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी रस्म है जो उसकी बेटी को पाक करने के लिए वो लेके जा रही है। लड़की को तो इस वक्त अपने घर में होना चाहिए,
बाकी शादियों में भी तो यही होता है कि दुल्हन को शादी से 1-2 दिन या 15 दिन पहले माइयों में बिठा दिया जाता है ताकि कोई गैर मर्द, हत्ता कि अपने घर के लोग यानी कि चचाजाद तायाजाद भी उसको ना देख सकें। मगर यहाँ अजीब बात थी, थोड़ी देर के बाद शबाना फिर आई तो मैंने उसे दोबारा पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई है। शबाना कहने लगी, बाजी वो घर पे नहीं है, वो तो मेले में गई है। शबाना तुम अच्छी गांव की हो, मैंने तो सुना था कि गांव के लोग अपनी बेटियों को 15 दिन पहले घर से नहीं निकलने देते। तुमने अपनी बेटी को मेले में भेज दिया? वो जी यहाँ ख़ास मेला नहीं होता, वो तो ऐसा मेला है कि मेरी बेटी पाक होकर आएगी। पाक होने गई है ना जी। क्यों, तुम्हारी बेटी गुनहगार थी जो तुमने उसे पाक होने के लिए भेजा है? तुमने कहाँ भेजा है? तुमने कौन सा मज़ार है? कौन आता है वहाँ? कैसे पाक होगी तुम्हारी बेटी? मेरे बहुत सारे सवाल सुनकर शबाना हंस पड़ी। जी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तजस्सुस और शौक़ हो रहा है। मुझे पता था शहर से आकर आपको गांव की हर चीज़ अनोखी और नई ही लगेगी, इसलिए तो कहती थी मैं कि आप मेरे साथ चलें। कहीं तो मैं आपको मेले पर लेकर जाऊं, वहां जाकर आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे शादी से पहले जवान लड़कियों को पाक साफ किया जाता है। वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं। हाँ हाँ, मुझे ज़रूर लेकर चलो। मेरे जहन में खटका सा हुआ था। मुझे लगा जैसे शबाना जो कुछ कह रही है उसमें सच्चाई कम और अफसाना ज़्यादा है। तभी मैंने शबाना से मज़ार पर जाने की ज़िद की। वो मुझे मज़ार पर ले जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे साथ जो भी बच्चियां थीं वो भी सोचने लगीं कि ठीक है, हमें भी कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है तो हम भी ज़रूर जाएंगे। मगर शबाना बज़िद थी कि सिर्फ मैं ही उसके साथ जाऊं, क्योंकि मज़ार पर मेला होता है और मेले में सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं, लड़कों को जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मेरे साथ जो बच्चा था वो वहाँ नहीं जा सकता था। मैंने शहरियार को मना किया कि तुम मेरे साथ मत आओ, मैं उन लड़कियों के साथ ही जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मर्दों का जाना मना है। शहरियार मुंह बनाकर वहीं बैठ गया। उन लड़कियों के साथ उसी मज़ार की तरफ मैं चल पड़ी जहाँ पर वो मेला हो रहा था। आधा घंटा हम लोग पैदल चले। पैदल चलने के बाद जब हम उस बाज़ार पर पहुँचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मज़ार में ज़्यादातर नौजवान लड़कियां ही थीं। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत थीं। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। मैंने शबाना से पूछा कि क्या ये सारी लड़कियां तुम्हारी बेटी की शादी में आई हैं? नहीं जी बीबी जी, इनमें से मुख्तलिफ की मंगनियाँ, शादियाँ, रिश्ते हैं, इसी वजह से ये यहाँ पाक होने आई हैं। तुम्हारी पाक होने से क्या मुराद है? कैसे पाक किया जाता है इन सब लड़कियों को? और ये क्या गुनहगार हैं या खुदा ना खास्ता इनसे कोई गुनाह हुआ है? अगर नहीं तो फिर इन्हें पाक करने के लिए क्यों लाया जाता है? आप नहीं समझेंगी, ये हमारे यहाँ की रस्म है। लड़कियों को शादी से पहले इस मज़ार पर लाया जाता है ताकि वो अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लें। आए मैं आपको अंदर वाला कमरा दिखाती हूँ। मुझे शबाना अंदर वाले कमरे में लेकर गई। मैंने देखा वहाँ तो चटाइयाँ बिछी हुई थीं। एक तरफ कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए थे। उन नुस्खों से पता लगता था कि काफ़ी ज़्यादा अरसे से यहाँ पर ये काम हो रहा है। लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने देखा 3-4 लड़कियाँ जिनकी उम्र 16-17 के करीब होगी, वो भी वहीं पर नमाज़ पढ़ रही थीं। ये सारा मंजर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये इन लड़कियों के चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। एक तो ऐसी थी जो बेहद परेशान लगी, लेकिन मैंने उसे कोई बात नहीं की। सब मुझे हैरत से देख रही थीं क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार यहाँ पर किसी शहरी औरत को देखा था। मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने डरते डरते मुझे जवाब दिए, मगर मुझे किसी की खातिर ख्वाह समझ नहीं आई। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पर पाक होने का तरीका क्या है और कितने दिन के लिए पाकी हासिल की जाती है। शबाना मुझे एक और कमरे में लेकर गई। मैंने देखा तो वहाँ पर एक बड़ी उम्र की औरत बैठी हुई थी। उसने खुद को सफ़ेद चादर में ढांप रखा था और उसके हाथ में तस्बीह थी। हमें देखते ही वो खड़ी हुई। क्या बात है, तुम फिर आ गई शबाना? तुम्हारी बेटी को बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की। मैंने उसे कहा भी है कि 7 दिन से पहले पाकी हासिल नहीं की जा सकती, और तुम्हें तो पता है आखिर बुजुर्ग अब बूढ़े हो गए हैं, वो कितने लोगों को पाक करेंगे? उनके पास पहले ही बहुत रश होता है। ऐसे भी अगर तुम्हारी बेटी नखरे दिखाएगी तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ अब तुम्हें ही करना है। तुम ही कुछ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हारी बेटी को मैं कुछ भी खाने को देती हूँ तो वो खाती नहीं है। उस औरत ने शबाना से कहा तो शबाना डर गई। हाय अल्लाह, मैंने तो इसे समझा बुझा कर भेजा था कि जो भी वहाँ रूखी सूखी मिलती है खा ले, लेकिन असल में माई जी मेरी बेटी की उम्र बहुत कम है, शायद इसलिए वो खाती पीती नहीं। डर गई होगी ना।
کیوں بھائی یہاں پر کوئی جن بھوت رہتے ہیں جو ڈر جائے گی؟ میں نے دیکھا اس عورت کا لہجہ بڑا مختلف تھا۔ یہاں گاؤں کی عورتیں بہت عاجزانہ طریقے سے بات کرتی تھیں، مگر شبانہ مجھے جس عورت کے پاس لے کر گئی تھی اس کے تیور بڑے مختلف لگ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گاؤں کی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کا تعلق شہر سے ہے۔ اس کی اردو بھی بڑی صاف اور شگفتہ تھی، جبکہ ملتان کی عام گاؤں کی عورتوں کی اردو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی اور مجھے جیسے ہی اپنی طرف دیکھتا اس نے پایا تو وہ مجھ سے نظریں چرا کر اندر کی طرف جانے لگی۔ غیر ضروری لوگوں کو یہاں مت لے کر آیا کرو شبانہ، پتہ نہیں تم کہاں کہاں سے لوگوں کو گھومنے پھرانے کے لیے اس مزار پر لے کر آتی ہو۔ یہ لوگوں کی تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو پاک کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ اتنا کہہ کے واپس چلی گئی، جبکہ شبانہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بی بی جی آپ ناراض مت ہوئیے گا، دراصل یہ یہاں کی منتظمین میں سے شامل ہے، تو میں اس کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے اس مزار میں بہت کم لوگ آتے ہیں، اور یہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہے نا، پھر آپ نے کیا ہی کیا کہ ان کی بات کا برا منانا۔ ہاں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا شبانہ، کیا میں ان بزرگوں کو دیکھ سکتی ہوں جو نوجوان لڑکیوں کو پاک کرتے ہیں؟ نہیں جی، وہ بزرگ تو صرف رات کے وقت یہاں آتے ہیں، دن کے وقت وہ اپنے حجرے میں عبادت کرتے ہیں۔ اگر تم مجھے وہ حجرہ دکھا سکتی ہو؟ میں نے شبانہ سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کہاں عبادت کرتی ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے تو سائرہ باجی ہی بتاتی ہیں کہ وہ حجرے میں عبادت کر رہے ہیں۔ میں رات کو اپنی بچی کو یہاں لے کر آتی ہوں، میری بچی قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور پھر ایک پاک بوٹی کا شربت پی کر سو جاتی ہے۔ یہاں پر میری بیٹی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہی رہتی ہے، لیکن یہ سب بچیاں بھی یہاں پاک ہونے آئی ہیں، اور خدا گواہ ہے کہ جو لڑکی یہاں آتی ہے اس کی شادی بڑی کامیاب رہتی ہے۔ یہاں پر کیا لڑکوں کو پاک نہیں کیا جاتا؟ میرا چپتا سوال سن کر شبانہ چپ ہو گئی۔ جی مرد تو اللہ کے آئینہ دار ہوتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے پاک ہونے کی، یہ تو ہم عورتیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر لیتی ہیں۔ شبانہ خود کو ہی اور اپنی صنف کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے تو شبانہ کی جہالت پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس بیچاری کا قصور بھی نہیں تھا، وہ خود ایک ایسی پسماندہ گاؤں سے تھی، کیا ہی کر سکتی تھی۔ میں نے شبانہ سے خاص درخواست کی کہ جب تمہاری بیٹی کی پاکی کا عمل ختم ہو جائے تو مجھے ضرور اس بزرگ سے ملوانا۔ شبانہ نے معذرت کر لی، وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ بزرگ کسی سے نہیں ملتے۔ میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، میں ایک فیصلہ کروں گی اور بہت ہی کٹھن فیصلہ ہے، تم چاہو تو اس فیصلے میں میرا ساتھ دو اور نہ چاہو تو مت دو۔ میں یہیں پر ہوں اور آج رات کو وہ اسی جگہ اسی مزار پر رکوں گی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں آخر ان لڑکیوں کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ شبانہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کے لیے بی بی جی ایسی بات تو نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اگر سائرہ باجی نے دیکھ لیا کہ آپ جو میرے ساتھ آئی ہیں رات کو اس مزار پر رکی ہیں اور بزرگوں کے راز جاننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ویسے بھی ان کو الہام ہو جاتا ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ خدا کے لیے یہاں سے چلیں، ورنہ یہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ میرا مطلب ہے بد دعا نہ دے دیں، اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو میری بیٹی کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ شبانہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں سچ کی حقیقت، اس سچ کی تہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے شبانہ کو گلے لگایا، سنو شبانہ، تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا اور میں یہاں تھوڑی اس طرح بیٹھی رہوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں بے وقوف عورت ہوں؟ میرا 25 سال کا تجربہ ہے اسکول میں پرنسپل رہنے کا، مجھے ہر چیز کی اونچ نیچ کا پتہ ہے۔ تمہاری طرح میں گاؤں کی سادہ سی عورت تو نہیں ہوں نا۔ تم جو یہاں سائرہ باجی سے ڈرتی ہو پھر رہی ہو، میں خود کو ایسے چھپا کر رکھوں گی کہ تمہاری سائرہ باجی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس مزار میں آج رات کوئی اور بھی رکا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شبانہ میری بات سن کر مزید پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے آپ کو اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شبانہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں خود کو ایسے چھپا کر رکھوں گی کہ تمہاری سائرہ باجی تک یہ بات کیا، اس بات کا خیال گمان بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی، اب آپ کو منع بھی نہیں کر سکتی۔ میں جانتی تھی کہ شبانہ تکلف رکھے گی اور کبھی بھی مجھے یہاں رکنے سے منع نہیں کرے گی۔ بالآخر شبانہ نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ ان باقی 2 لڑکیوں کو میں نے واپس گھر بھیج دیا، جبکہ میں نے ایک برقع منگوا لیا۔
जैसे ओढ़ कर मैं भी उन लड़कियों के हजूम में बैठ गई। वो लड़कियां भी डरी सहमी हुई थी। मैंने देखा वो सारी बाहर सहन के अहाते में बैठी हुई थी। तुम क्या यहाँ पर पाक होने के लिए आई हो? उनमें से एक लड़की ने मुझे देखकर पूछा तो मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। चुपके से बता दिया कि मैं यहाँ नई आई हूँ, मेरी उम्र 50 साल है और यहाँ पर मैं सिर्फ पीर साहब के पाक करने का तरीका देखने आई हूँ। मैंने 2 ही मिनटों में उसे दोस्त बना लिया था। जाहिर है वो नौजवान लड़की थी और मैं उम्र का तजुर्बा रखती थी। उसके साथ दोस्ती करना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात थी। मैंने ज़रा से प्यार से बात की तो उसने सब कुछ खोल कर मेरे सामने रख दिया। कहने लगी कि आपको यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीर साहब तो उन्हीं औरतों को अंदर बुलाते हैं जो जवान और खूबसूरत होती हैं। मैं तो इसलिए यहाँ माँ के कहने पर आ गई हूँ कि काली को लोटी हूँ, मुझे यहाँ कहाँ बुलाना है उन्होंने, और बुलाया भी तो मैं नहीं जाऊँगी। उस लड़की की जुर्रत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शाबाश लड़की, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही हिम्मत के साथ रहना, डरना नहीं। मैंने उसे कहा तो क्या आपको भी पीर साहब पर शक है? मुझे तो बहुत अरसे से शक है, पता नहीं कैसे शक हुआ मुझे। मेरी बड़ी बाजी थी, उनकी शादी 2 साल पहले ही हुई है। वो भी यहाँ पाक होने इसी मज़ार पर आई थी। अम्मा शबाना ही उनको यहाँ लेकर आई थी और उनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी। पीर साहब कहते हैं कि मैं उसे पाक कर रहा हूँ। बार बार उसे अपने कमरे में बुलाते थे। मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती। उसने मुझे कभी भी नहीं बताया कि पीर साहब उसे क्या कहते रहे, लेकिन मैं उसका चेहरा देखकर पहचान जाती थी कि ज़रूर पीर साहब उसके साथ कोई गलत बात करते हैं, वरना मैं हर कोई नेक काम करते तो यहाँ से लड़कियाँ खुशी खुशी क्यों ना जाती। सारी लड़कियाँ यहाँ मजबूरी के तहत आती हैं क्योंकि उनके बुज़ुर्ग उनको यहाँ छोड़ कर जाते हैं। मेरा यकीन करें कोई भी लड़की यहाँ अपनी खुशी से नहीं आती होगी। उस लड़की ने तो मुझे अपने साथ साथ बाकी सबकी हकीकत भी बता दी। साथ ही ये भी बता दिया कि पीर साहब इशा की नमाज के बाद आते हैं, वो लड़कियों को पाक करने का अमल करते हैं। कैसे पाक करते हैं वो जी मुझे तो यही पता है कि उनके पास एक ख़ास झाड़ू है। वो लड़कियों की कमर पर मारते हैं तो वो पाक हो जाती हैं और इससे पहले उनको यहाँ पर 7 दिन चिल्ला काटना पड़ता है। वो दिन रात इसी मज़ार पर रहते हैं, इबादत करती हैं, रोज़े रखती हैं। पीर साहब उनकी कमर पर झाड़ू लगाते हैं तो वो उनके गुनाह झड़ जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है कि ऐसा होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि ये सब मुझे झूठ लगता है। मुझे तो इस पीर पर पहले ही शक था। अब आप भी आ गई हैं, मुझे लगता है कि आपको मीडिया वाली हैं। वो लड़की बड़ी बातें कर रही थी। मीडिया का नाम सुनते ही मेरे जहन में हज़ारों ख्याल आने लगे कि क्यों ना मैं इस बूढ़े की वीडियो बना लूँ। जब मैं उससे वायरल कर दूँगी तो ये खुद ही बदनाम हो जाएगा और जो कुछ ये कर रहा है वो सब छोड़ देगा। सो ऐसा ही हुआ। रात के तकरीबन 9 बजे ईशा की नमाज के बाद पीर साहब अपने हुजरे में, यानी कि जो दूसरा हुजरा रात वाला था, तशरीफ़ लाए। पीर साहब की दंदनाहट बता रही थी कि वो बड़े नौटंकी और फ्रॉड हैं, क्योंकि उनकी चाल ढाल अंदाज इस तरह से था जैसे वो सब पर रोब जमाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हों। मैंने तो उनके सामने जाने की जरूरत नहीं की, बस मैं एक तरफ एक कोने में बैठी रही थी। पीर साहब के वहाँ जाने के बाद वो लड़की मुझे लेकर चुपके से दूसरी तरफ चली गई। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर खिड़की है, इस खिड़की को अगर आप खोल सकें तो बहुत कुछ आप देख सकती हैं। मैंने कहा ये खिड़की तो नहीं खुल सकती। हाँ, यहाँ पर मेरे मोबाइल का कैमरा सब कुछ कैप्चर कर सकता है। मैंने अपने मोबाइल को वहीं पर टेढ़ा करके रख दिया क्योंकि जगह काफ़ी ऊंची थी, वहाँ चढ़कर हम तो नहीं देख सकते थे, लेकिन ये था कि अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ज़रूर कर सकते थे। मैंने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तकरीबन 2 घंटे के अमल को सारा फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया गया था। वो लड़की बहुत खुश थी। मैंने सारी रिकॉर्डिंग जब खोल कर देखी तो मेरे तो होश उड़ गए। पीर साहब नौजवान बच्चियों के साथ इंतहाई नाजेबा हरकत कर रहे थे। झाड़ू तो मार ही रहे थे, साथ साथ अपने हाथ भी चला रहे थे। मैं हैरान थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी दीन के नाम पर, जबकि यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है, कुरान पाक की तलावत होती है और आखिर में पीर साहब ये सब करते थे, वो भी अपनी रूह की आग बुझाने के लिए। मेरे ख्याल में तो जितना वो कर रहे थे उतने ही अमल से उनकी हवस का एक कतरा भी बुझ नहीं पाता होगा। मैंने वो वीडियो जाकर सारे गांव वालों को दिखाने का फ़ैसला कर लिया था क्योंकि मैं जानती थी कि औरतें बहुत ही ज़्यादा वहम और तोहम परस्त हैं। उनके लिए मैंने कहा कि मर्दों को इकट्ठा किया, उनके सामने वीडियो चलाई तो उन्होंने मारे शर्म की आंखों पे हाथ रख लिए। बोले कि हम तो ये सब जानते ही नहीं थे, हम तो यही समझते थे कि पीर साहब हमारी बच्चियों को पाक साफ कर रहे हैं,
آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ظاہر ہے مرد زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ان کے وہ اپنے دلیل کی بنیاد پر چلتے ہیں، نہ کہ وہم کی بنیاد پر۔ سو میں نے وہ سب کچھ ان آدمیوں کو دکھایا تو ظاہر ہے ان میں بچیوں کے باپ بھائی سب لوگ شامل تھے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ پیر صاحب کو سزا دی جائے گی اور ان کے آستانے کو ہمیشہ کے لیے غیر آباد کر دیا جائے گا۔ یہاں پر مدرسہ آباد ہوگا اور یہ لڑکیوں کو پاک کرنے والا سسٹم ختم کر دیا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک پاک عمل کا حصہ بنی۔ اصل باقی تو یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، نہ کہ ادھر ادھر کی فضول کام کر کے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔